नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड, जूलॉजी का पेपर थर्ड में है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें अगला सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने करी थी 1898 में। नर्व सेल्स ऑफ आउल और कैट, तो जो कैट है और आउल है इनकी नर्व सेल्स के अंदर इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी बॉडी की खोज करी थी। इसीलिए इन्हीं के नाम पर, कैमिलो गोल्जी के ही नाम पर इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा। इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो अध्ययन किया है इसके स्ट्रक्चर का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो अध्ययन किया गया है वो डाल्टन और फेलिक्स ने किया है। किसने किया है? डाल्टन और फेलिक्स ने किया है 1954 में। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं, एक तो ये किन किन में नहीं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि पीपीएलओ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाई जाती है। क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और मेम्ब्रेन वाली जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा ये सीव ट्यूब्स, प्लांट्स की जो सीव ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो स्पर्म्स होते हैं, मेल स्पर्म जो होते हैं वो, उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आरबीसीज होती हैं, मैमल्स की जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाई जाती है। तो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गोल्जी प्रेजेंट होती है, ऑप्शन में आता है। तो इसमें ये ध्यान देना, याद करना ज़रूरी है इसे कि ये पीपीएलओ में नहीं पाई जाती, बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाई जाती, सीव ट्यूब्स में नहीं पाई जाती, ब्रायोफाइट्स में स्पर्म नहीं पाई जाती, टेरिडोफाइट्स में नहीं पाई जाती, और आरबीसीज में, मैमल्स के आरबीसीज में नहीं पाई जाती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये। एनिमल सेल्स में जो होता है, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एनिमल सेल्स के अंदर हम लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में कहते हैं, और डिक्टियोसोम इसे प्लांट सेल्स के अंदर कहते हैं। लार्ज साइज ग्लैंड्स और जो नर्व सेल्स होती हैं, वो ग्लैंड सेल्स होती हैं, इनके अंदर क्या पाया? ये लार्ज साइज में होती हैं। न्यूक्लियस के पास पाई जाती हैं, न्यूक्लियस और जो पेरिफेरी है उसके पास में ये पाई जाती हैं। तो न्यूक्लियस के ये पास पाई जाती हैं। इसमें तीन भाग होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। ये तीन भाग से मिलकर बनी होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनका जो डायमीटर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का 2 से लेकर 5 mm डायमीटर का होता है डिक्टियोसोम्स का साइज। जो डायमीटर है डिक्टियोसोम का वो 2 से लेकर 5 mm तक होता है। तो ये जनरल बातें हो गई जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पेपर में बहुत अधिक पूछी जाती हैं। इसके बाद आती है सिस्टर्नी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं सिस्टर्नी के बारे में। ये लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और सिस्टर्निक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। मतलब ये सिस्टर्नी होती हैं वो एक लंबी लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सिस्टर्निक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो सिस्टर्नी होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। जैसे कि ये एक सिस्टर्नी है, इसके ऊपर फिर एक और सिस्टर्नी है, इसके ऐसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज होती हैं। और ये होती कैसी हैं? कॉन्केवेक्स और कॉन्केव आकार की होती हैं। इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो एक तो कॉन्वेक्स वाला भाग होता है और एक कॉन्केव वाला भाग होता है। इस तरह से ये अरेंज होती हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल एक ही होती है, इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन वाली ये सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है सिस्टर्नी। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, ऐसे ही ये भी सिस्टर्नी भी सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। 3 से लेकर 20 तक इनकी संख्या हो सकती है, मिनिमम 3 और अधिक से अधिक
20 तक इनकी संख्या, नॉर्मल जो रेंज है इसके बीच में ये सिस्टर्नी की संख्या पाई जाती है। फंजाई होती हैं वो यूनिसिस्टर्नल होती हैं। यूनिसिस्टर्नल का मतलब उनकी जो डिक्टियोसोम में केवल एक ही सिस्टर्नी पाई जाती है, केवल एक ही सिस्टर्नी उपस्थित होती है, इसलिए इसे यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम कहते हैं। फंजाई की जो डिक्टियोसोम होती है उसे यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम कहते हैं। जो सिस्टर्नी के बीच में जो ल्यूमेन होती है, जैसे कि ये सिस्टर्नी है, जैसे कि ये सिस्टर्नी है, मान लीजिए ये सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी के बीच में जो जगह है ये, इसे कहेंगे ल्यूमेन। इस ल्यूमेन का जो आकार साइज होता है वो 60 से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। ये सिस्टर्नी के मध्य की जो जगह होती है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है और इसमें 60 से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है। और दो सिस्टर्नी, जैसे कि एक सिस्टर्नी ये बन गई और एक सिस्टर्नी ये बन गई, ये दो सिस्टर्नी के बीच का जो भाग है ये वाला, ये जो भाग है ये कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा? इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहलाया जाएगा। और इंटरसिस्टर्नल स्पेस जो होता है ये 10 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, 100 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है इंटरसिस्टर्नल स्पेस का। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक तो ये होता है कॉनकेव वाला भाग और एक होता है कॉन्वेक्स वाला भाग। तो इसमें दो भाग होती हैं, कॉन्वेक्स साइड होती है और एक कॉनकेव साइड होती है। जो कॉन्वेक्स साइड होती है वो उसे सिस फेज कहते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं और फॉर्मेटिव फेज कहते हैं। कॉन्वेक्स वाले साइज को सिस फेज कहते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं और फॉर्मेटिव फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे फॉर्मेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेसाइकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से वेसाइकल्स आकर इसमें आती हैं और इसमें जुड़ती चली जाती हैं, जिससे कि इसकी फॉर्मेशन होती चली जाती है, इसलिए ये फॉर्मिंग फेज कहलाती है। कॉनकेव फेज साइड जो होती है, ये वाली जो साइड है कॉनकेव साइड जो है वो मैच्योरिंग फेज कहलाती है या ट्रांस फेज कहलाती है। इस मैच्योरिंग फेज को हम मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव को हम मैच्योरिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे क्या है कि बडेड ऑफ सेक्रेटरी वेसल, इससे सेक्रेटरी वैक्यूल्स का बनती हैं। तो ये जो कॉन्वेक्स वाला जो भाग है, कॉन्वेक्स वाले भाग से ये वैक्यूल्स का, सेक्रेटरी वेसाइकल्स का या वैक्यूल्स का निर्माण होता है। और जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स जाती हैं वो कॉनकेव वाले भाग की तरफ जाती हैं और ये फॉर्मिंग फेज की तरफ जाती हैं, यहाँ कह सकते हैं कि सिस फेज की तरफ जाती हैं। और जो कॉन्वेक्स वाला भाग है उसे हम ट्रांस फेज कहते हैं। और ट्रांस फेज कहते हैं क्योंकि फॉर्मिंग फेज इसे मैच्योरिंग फेज कहते हैं, क्योंकि मैच्योर होने के बाद, पूरी तरह से बड़ी होने के बाद, जो मटेरियल बनना है वो बनने के बाद ये वैक्यूल्स के अंदर पैक हो जाता है, स्टोर हो जाता है और यहाँ से बडेड ऑफ हो जाता है। यहाँ से वैक्यूल्स बन के अलग होने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो दो साइड्स हो गई इसकी, एक हो गई सिस फॉर्म, एक हो गई ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में वेसाइकल्स आती हैं और गोल्जी की सिस्टर्नी का निर्माण करती हैं। उस जो वेसाइकल्स आती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई ना कोई मटेरियल को लेकर आती हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में छोड़ देती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसका कंडेंसेशन होता है, उसका रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद फिर ट्रांसफेज से वही मटेरियल ट्रांसफेज से कंडेंसेशन होने के बाद या रिफॉर्म होने के बाद वैक्यूल्स के साथ वहाँ से सिक्रीट हो जाता है या वहाँ से बडेड ऑफ निकल जाता है। ठीक है, अब यह सिस्टर्नी के बारे में जान लिया आपने। अब हम अगला देखते हैं, अगला है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होती हैं? वेसाइकल्स स्फेरिकल होती हैं, गोली स्फेरिकल होती हैं, ओवल शेप भी हो सकती हैं और इसके अलावा अन्य डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक होता है इनका डायमीटर। तो ये ध्यान रखना है, 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर होता है।
ये दो टाइप की होती हैं, एक तो स्मूथ होती हैं और एक कोटेड होती हैं। जो स्मूथ जो होती हैं वो तो स्मूथ होती हैं, कोटेड जो होती हैं वो रफ सरफेस वाली होती हैं। तो जो कोटेड होती हैं वो रफ सरफेस वाली होती हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन का एलेबोरेट होता है। इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन एलेबोरेट होता है। स्मूथ वेसाइकल्स जो होती हैं वो स्मूथ सरफेस वाली होती हैं, चिकनी सरफेस वाली होती हैं और इनके अंदर सिक्रेटरी सब्सटेंस पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, सिक्रेटरी सब्सटेंस पाया जाता है, जो ये सिक्रेटरी सब्सटेंस को लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक आती हैं। कोटेड वेसाइकल्स जो होती हैं वो रफ सरफेस वाली होती हैं और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक आती हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए वेसाइकल्स, कोटेड वेसाइकल्स और स्मूथ वेसाइकल्स। दोनों का फंक्शन भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वो होती हैं जो ट्रांसफॉर्म की ओर से निकलती हैं और जो परिपक्व मटेरियल उसको लेकर ये निकलती हैं, या जो फॉर्मिंग मटेरियल है उसको लेकर ये गोल्जी बॉडी से अलग होती हैं। ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं। इनकी छोटी बड़ी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मेम्ब्रेनस होती हैं और मेन फंक्शन इनका ये होता है कि या तो स्टोरेज होता है, ये अपने अंदर स्टोरेज करके रखती हैं, या फिर सिक्रेटरी अपने अंदर कोई सिक्रीशन वाला पोर्शन होता है जो एंजाइम्स होते हैं जो इनको बनाती हैं और फिर सेल के बाहर जाके सिक्रीट कर देती हैं, तो सिक्रेटरी होता है। स्टोर एमॉर्फस ग्रेनुलर सब्सटेंस, ये ग्रेनुलर सरफेस या एमॉर्फस सब्सटेंस को स्टोर किए रहती हैं, एमॉर्फस सब्सटेंसेस को या फिर ग्रेनुलर सब्सटेंसेस को ये स्टोर किए रहते हैं वैक्यूल्स। कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो लाइसोसोम की तरह काम भी करती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिनके अंदर भरा रहता है, स्टोर रहता है और लाइसोसोम्स की तरह जो काम करती हैं, ऐसी भी वैक्यूल्स होती हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। एक तो सिस्टर्नी इसकी जो भाग होती हैं उसके बारे में समझ लिया, वेसाइकल्स के बारे में समझ लिया, वैक्यूल्स के बारे में समझ लिया। अब इनके हम देखते हैं फंक्शंस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके, इसके बारे में जानते हैं। पहला जो फंक्शन है वो क्या है, एंजाइम का सिक्रीशन है। एंजाइम को फॉर्मेशन करती हैं, रिफॉर्म करती हैं, हार्मोन्स को, यॉक को इनका स्टोरेज करती हैं और इनको कंडेंसेशन करती हैं। ठीक है, तो ये जो पहला मुख्य इनका फंक्शन है वो हमने सबसे पहले ही लिखवा दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये एक्रोसोम का निर्माण करती हैं। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि एक्रोसोम का निर्माण, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसमें स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है और एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं। नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। लाइसोसोम्स की ऑरिजिन, लाइसोसोम्स अभी हमने बताया, लाइसोसोम्स का भी कुछ वैक्यूल्स काम करती हैं, अर्थात इनसे लाइसोसोम की ऑरिजिन भी नीचे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही होती है। सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है प्लांट्स के अंदर, जब सेल डिवीजन होता है तो जब सेल का डिवीजन होता है तो उसके बीच में जो सेल प्लेट का निर्माण होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करती हैं, जिससे कि सेल दो भागों में बट जाती है। तो सेल को दो भागों में बांटने के लिए दोनों सेल्स के मध्य में, दोनों डॉटर सेल्स के मध्य में एक प्लेट का निर्माण होता है। उस प्लेट को सेल प्लेट कहते हैं और सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा ही होती है। इसके बाद आता है स्टोरेज हाउस ऑफ सेल। ये स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसमें इसके वैक्यूल्स में एंजाइम्स या कुछ मटेरियल स्टोर रहता है, इसलिए स्टोरेज हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं इसे। सिक्रीशन किन का कर सकती हैं, बहुत एंजाइम्स का कर सकती हैं, जैसे कि जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स, जाइमोजिन एंजाइम होता है, जाइमोजिन का ये कंटेन करती हैं और उसका ये कंटेन करती हैं सिक्रीशन वेसाइकल्स में। सिक्रीशन वेसाइकल्स में जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन करती हैं, का स्टोर किए रहती हैं। जब इसकी आवश्यकता होती है तब जाइमोजिन एंजाइम्स को ये सिक्रीट कर देती हैं, सेल में से सिक्रीट कर देती हैं। इसके बाद आता है सातवां है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन आ रही हैं, उन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन आ रही हैं गोल्जी बॉडी के अंदर आती हैं, और वहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। या तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में, जिससे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनकर ये
इसका सिक्रीशन हो जाता है, या फिर इसे लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके रूप में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि इसका मेम्ब्रेन का भी ट्रांसफॉर्म करने का काम भी गोल्जी बॉडी ही करती है। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसका फॉर्मेशन करना होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, या फिर लाइसोजाइम की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन की तरह, या फिर तो किसी और प्रकार की मेम्ब्रेन्स की तरह उसमें ट्रांसफॉर्म करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। अगला 8वां है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन अर्थात जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स के माध्यम से आ रही हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। इसके बाद आता है 9th आता है मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो तरल भाग में कनेक्टिव टिश्यू का जो तरल भाग होता है मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स जो होता है इसका निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करती हैं। विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस की जो क्रिया है इसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही मेन रोल निभाती हैं। किस प्रकार निभाती हैं कि जो oocytes होती हैं, जो मैमल्स के जो oocytes होती हैं, उन oocytes के अंदर जो यॉक बनता है, उस यॉक के निर्माण के लिए क्या करती हैं कि सेंटर में तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं, oocytes के सेंटर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं। उसके बाद इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ फैट सेल्स, जो यॉक सेल्स हैं, वो इसके फैट सेल्स इसके चारों ओर इकट्ठा होने लगती हैं और यॉक का निर्माण करती हैं। यॉक का निर्माण कैसे होता है oocytes में? सेंटर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाती है और अपने चारों तरफ ये इस फैट सेल्स को एकत्र करना शुरू कर देती है और यॉक का निर्माण करती है। तो इसे कहते हैं विटेलोजेनेसिस। ये विटेलोजेनेसिस की जो क्रिया है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ही होती है। तो इस प्रकार जो है, अब हमने आज कितने इसके 10 फंक्शन पढ़ लिए। इस प्रकार आज हमने इसके बारे में समझा, ये 3 भाग क्या क्या होता है इसके बारे में, जनरल बातें इसके बारे में समझी हमने। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसमें 3 भागों से मिलकर बनता है। सिस्टर्नी के बारे में हमने आज समझ लिए, इसके वेसाइकल्स के बारे में समझ लिए, इसके और वैक्यूल्स के बारे में समझ लिया। इसके साथ ही साथ इसके 10 फंक्शंस के बारे में समझ लिए, जो कि जिसमें नीट में आने वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आते हैं इसमें क्वेश्चन, वो आते हैं विटेलोजेनेसिस। यॉक साइड में यॉक का निर्माण किसके माध्यम से होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टोरेज हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसे। सेल प्लेट का फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। एक्रोसोम का निर्माण भी का फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पेपर में 1-1 नंबरों में आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, समझ में आती हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।